हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। यहाँ आपकी टीचर सर मुनीर खान हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, लेक्चर नंबर 2 आपको ज़्यादा समझ आएगा। आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। कूलम्स लॉ एंड नंबर 2 कंडीशंस फॉर कूलम्स लॉ। ये दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा लेक्चर कूलम्स लॉ की कंडीशन पहले मैं पढ़ाऊंगा, इस तक की महदूद रहेगा क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, तो जहन में रखिए कूलम्स लॉ को थोड़ा सा, ताकि हम चलेंगे पहले पढ़ेंगे इसकी कंडीशन फॉर कूलम्स लॉ और अगले लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको फिर कूलम्स लॉ कि अपनी डेफिनेशन और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको समझाऊंगा। सिंपली अभी आप लोग इस फार्मूला को देख लें कि कूलम्स लॉ दो चार्जेस, दो चार्ज बॉडी, दो चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, दो चार्ज बॉडी के दरमियान फोर्स निकालने के लिए यूज होता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फॉलो करें तो रिजल्ट हमें अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने समझनी है। और मैंने आपकी आसानी के लिए कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सामने लिख दिया, जिसको मैं अगले लेक्चर नंबर 3 में डिराइव करा के बताऊंगा और इन सब के पर्पस को आपको समझाऊंगा। लेकिन इसमें दो बातें गौर से देख लें। एक तो मैंने बोला था कि चार्ज को हम Q1 Q2 से शो करते हैं। अगर दो चार्ज बॉडी है तो यहाँ पर Q1 Q2 दो चार्ज बॉडी है, दो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी उसको शो कर रही है और R जो उनके दरमियान डिस्टेंस को शो करता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। आज के लेक्चर में आपको कंडीशंस फॉर कूलम्स लॉ पढ़ाता हूं। ठीक है, इस तरह बोर्ड पे आप देखें, मैंने यहां पर कुछ लिखा है, इसको हम एलोबरेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या इसका लिया जाएगा। पहली कंडीशन, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। सेकंड कंडीशन, charges must be point or spherically symmetrically charge distribution। ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन भी है, मैं एंड में जाते जाते वो भी आपको बता दूंगा साथ ही। ठीक है, तो लेक्चर को देखें एंड तक और जरूर इस वीडियो को इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। थैंक यू। सबसे पहले हम लोग जाते हैं कि चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट का मतलब क्या है और क्यों ऐसे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसके अंदर बुनियादी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चार्ज रेस्ट में ना होंगे तो फिर क्या होगा, चार्ज अगर रेस्ट में होंगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा इस इक्वेशन को भी जरा ज़हन में रखें। लेट्स सपोज करें कि मैं दो चार्ज लेता हूं और दोनों के दोनों चार्जेस को मैं रेस्ट में रखता हूं। ठीक है, अगर मेरे पास एक चार्ज, लेट करें कि ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, लेट करें ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में ले लेता हूं और इसका नाम मैं रखता हूं Q1 और दूसरी चार्ज बॉडी जो मैं लेता हूं ये मेरे पास, लेट्स सपोज करें ये भी पॉजिटिव है और इसका नाम रखता हूं Q2। कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए और उनके दरमियान डिस्टेंस का पता होना चाहिए। अगर आप इस फार्मूला को देखेंगे तो इसमें फार्मूला कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि दोनों चार्ज क्या है, उनका प्रोडक्ट क्या है, और मुझे ये बताओ कि मेरे उन दोनों के दरमियान फासला है। तीसरी चीज उनके दरमियान मीडियम है, उसका जिक्र किसी और लेक्चर में करूंगा, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द फोर्स। क्योंकि जब मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है और मीडियम से रिलेटेड। अभी में नहीं आता, मीडियम सिंपल इन दो चार्ज के दरमियान मे बी वैक्यूम, एयर, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, एनीथिंग एग्जिस्ट बिटवीन द टू चार्ज, उसको हम मीडियम कहते हैं। उसका ताल्लुक भी फोर्स के ऊपर इफेक्ट करता है, वो बाद में कोई लेक्चर में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। अब ये दो चार्जेस है, ये अगर मैं यहां पे खड़ा हूं इस जगह पे और इनको मैं देख रहा हूं तो मेरे लिहाज से ये दोनों चार्जेस अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये रेस्ट में अभी मैं तस्वर करूंगा। तो इनके दरमियान अगर मैं डिस्टेंस को R से शो करता हूं, क्योंकि कूलम्स लॉ जो मैं अप्लाई करूंगा F इज इक्वल टू, इस पूरी चीज को हम सिंपल में K कहते हैं, ये proportionality constant, it will be discussed to you in next lecture where I will describe you about the Coulomb, right? So यहां पे मैं से सिंपल कम जगह लेने के लिए K से मेंशन करता हूं, K
Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। देखें आपको पता है कि ये फोर्स अगर मैंने कैलकुलेट करनी है तो R इसमें यहां पे एक रेस्ट में रहने के लिए हमें R के तस्वर को समझ, R इसके अंदर फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन बन गई जिसमें दरमियान का R कम ज्यादा होना शुरू हो गया, तो फिर मैं कैसे प्रिडिक्ट करूं, क्या बताऊंगा कि फोर्स क्या है, क्योंकि फोर्स फ्लक्चुएट करेगी, चेंज होगी, वेरी होगी, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो उस वक्त इनके दरमियान R जो है वो एक यूनिक वैल्यू देता रहता है और रिजल्ट हमें सही निकलता है। जब हम साइंस के अंदर रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें दो तरीके हैं। ये जो फार्मूले से निकालते हैं समझ लेंगे थियोरेटिकली निकाल रहे हैं, थियोरेटिकली, और एक हम किसी एक्सपेरिमेंट से भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो होता है एक्सपेरिमेंटली। तो अगर चार्जेस रेस्ट की हालत में होंगे इस तरह रिलेटिव टू मी, मेरे लिहाज से दोनों के दोनों चार्जेस इस वक्त रेस्ट की हालत में पड़े हुए हैं, तो इस वक्त एक्सपेरिमेंटली अगर इन दोनों के दरमियान 100 न्यूटन की फोर्स आती है तो थियोरेटिकली या मैं कह सकता हूं कि इस फार्मूला की मदद से भी रिजल्ट बराबर ही आएगा। बीच में छोटा बहुत एरर हो सकता है, ठीक है, अगर हमने एक्सपेरिमेंटली कहीं पर कोई उसमें एरर, ह्यूमन एरर, कोई भी एरर आ सकते हैं, नेचुरल एरर हो सकता है, उसमें आ गया तो फिर अलग बात है, लेकिन रिजल्ट ठीक आएगा। तो चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। इसका मतलब ये ना समझिएगा कि चार्ज मूव नहीं कर रहे। अगर हम साइंस के अंदर स्पेशली फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करें रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है। इन दोनों का रेस्ट होने का मतलब अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों को आपस के अंदर इनका डिस्टेंस, ठीक है, ये सेम रहे। अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर सेम है तो ये रेस्ट में होंगे, मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के दौरान भी अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि दरमियान में रेस्ट में आते हैं, तो फिर भी हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हो। देखें 3 सिचुएशन और कैसे बनती है। सॉरी, अब अगर मैं बोलूं कि चार्जेस हैं तो मूव कर रहे हैं लेकिन रिलेटिवली रेस्ट में, रिलेटिवली इनके दरमियान में अगर एक जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरा भी जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ, तो रिलेटिवली रेस्ट में हो सकते हैं। लेकिन सिचुएशन नंबर 1 में आपको बताता हूं जिसमें वो रिलेटिवली रेस्ट में नहीं है, मोशन में। देखें अगर एक चार्ज ऐसे पड़ा हुआ है, ये है लेट्स सपोज करें चार्ज Q1, और दूसरा चार्ज यहां पे ऐसे मूव करेगा, ये Q2 है। अब Q2 मोशन के दौरान कुछ टाइम के लिए यहां पे मौजूद है, इसके दरमियान डिस्टेंस अगर मैं R1 लेता हूं, अब ये यहां चला गया तो इसके दरमियान Q2, तो डिस्टेंस जो है R2 हो गया, फिर यहां चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया, तो टाइम डोमेन के अंदर वो आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा इस सिचुएशन के अंदर जो चार्ज 1 और चार्ज 2 के दरमियान डिस्टेंस वेरी हो रहा है, तो डिस्टेंस वेरी होने की वजह से कूलम लॉ नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, हम अगर इंस्टेंटेनियसली अप्लाई करें, इंस्टेंटेनियसली यानी खास लम्हे पे, जब वो यहां पे था तो यहां पे फिर हमें इस फार्मूला के अंदर जो हमारे पास फार्मूला लिखा है यहां पे हमें R1 डालना पड़ेगा, R1 का स्क्वायर करना। अगले इंस्टेंट पे वो जब यहां पहुंचा तो डिस्टेंस चेंज हो गया, तो फिर मुझे R2 निकालेगा। दिस इज समथिंग not going to be covered here. This is something related to integration problem. Okay? तो फिर इस तरह हम कूलम लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये तो मोशन हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में रिलेटिवली Q2 Q1 के दरमियान मोशन एग्जिस्ट करते, क्योंकि बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, बीच में जो फासला है वो वेरी हो रहा है। चलिए 2 सिचुएशन और देखते हैं जहां पर मोशन भी होगी लेकिन रिलेटिवली रेस्ट होगा। ठीक है, जिसके लिहाज यानी उनके दरमियान में कह रहा ये चाहता हूं कि उनके दरमियान में जो है डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो चलिए देखें इसको। अगर 2 चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं, ये मेरे पास आ गया Q1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये मेरे पास आ गया Q2 भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इनके दरमियान डिस्टेंस R एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ी देर बाद अगर आने वाले टाइम में, ये तो पिछले टाइम की बात होती है, आने वाले टाइम में मैं देखूंगा तो वो यहां पे होंगे, लेकिन इनके दरमियान में डिस्टेंस वही रहेगा। तो इस केस के अंदर हम कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
फॉर एग्जाम्पल मैं कहना ये चाहता हूं कि लेट करें कि मैंने ये आर ले लिया और मैंने यहां पे कूलम्स अप्लाई कर दिया, Q1 Q2 इसमें डाल दिया और रिजल्ट दिया। तो रिजल्ट मेरे पास अगर आ जाता है 100 न्यूटन, लेकिन जब मैं इस सिचुएशन में कि बोथ आर मूविंग टुगेदर बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास जवाब आ जाते हैं 150 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट कुछ और निकला और थियोरेटिकली रिजल्ट कुछ और निकला। व्हाट इज दिस? तो मेरे प्यारे बच्चों, कूलम लॉ अप्लाई हो चुका, इसका मतलब है कि 100 न्यूटन फोर्स दो चार की तरफ एग्जिस्ट करती है, बीच में कोई और फोर्स इन्वॉल्व होगी। तो इस केस में हमें थोड़ी सी समझ बूझ होनी चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, कि चार्ज जब मूव करते हैं तो उसमें कोर फोर्स इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि जब मूव करेंगे तो उसमें समझो कंडक्शन होगी, कंडक्शन के दौरान चार्ज तो मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो यहां पे हमें लॉरेंट्ज एक साइंटिस्ट है उसका पढ़ना पड़ेगा कि इस 150 के अंदर जो हमारे पास टोटल फोर्स है, आप समझ लें कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स भी, अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐसे शो कर दूं कि चार्ज के दरमियान जो नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, तो फिर एफ बी प्लस एफ ई के जरिए मैं बता सकता हूं कूलम लॉ तो वहां पे एग्जिस्ट है, क्योंकि टोटल फोर्स हमारे पास अगर 150 न्यूटन बनी है और इस फोर्स का मैंने अगर मालूम कर लिया तो ये x है मेरे पास, या इसको मैं f ऑफ b रखूं तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो हम लोगों ने देखा कि इस केस के अंदर भी कूलम लॉ एप्लीकेबल है थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट डिफरेंट आने का मतलब मैंने आपको समझाया कि इस केस के अंदर बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्योंकि जब मोशन में आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये नहीं कहते कि वो जो है एब्सोल्युटली रेस्ट में हो, हर चीजों के लिहाज से वो मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर खड़ा देख रहा हूं इस जगह से तो मेरे लिहाज से मूव करते हैं, लेकिन उनके दरमियान में आपस का डिस्टेंस जो है सेम है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस सेम अगर मेंटेन होगा देन कूलम लॉ इज एप्लीकेबल। सो हम लोगों ने इसे साइंस के तनाजर में देखना है, आम बंदे की तरह नहीं देखना कि एक चीज रेस्ट में पड़ी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए रिलेटिव मोशन, रेस्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव मोशन का होता है, राइट? आई होप सो यू अंडरस्टैंड। एक और सिचुएशन देखें, लेट्स मूव टुवर्ड द एटम। एटम के अंदर देखें कहां से अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं आपको एक और सिचुएशन बताऊं, सॉरी, जिस एप्लीकेशन में अब मैं आता हूं एटम के अंदर भी कूलम फोर्स एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर आपको याद है, अगर आप केमिस्ट्री समझते हैं और केमिस्ट्री में कभी आपने क्वांटाइजेशन के टॉपिक में क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस क्वांटाइज निकाला है, एनर्जी के क्वांटाइजेशन कैलकुलेट किए, तो वहां पे आपने कूलम लॉ अप्लाई किया है, ठीक है। देखिए ये किस तरीके से हुआ है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सॉरी, मार्कर दो नीचे गिर गया था। तो चलिए इसमें मैं यहां पे आता हूं, ये मेरे पास आ गया न्यूक्लियस। लेट करें कि मैं इसको न्यूक्लियस लेता हूं और न्यूक्लियस के अंदर अभी हम लेंगे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो है यहां पे कितना चार्ज होता है, थोड़ा सा मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं Z मल्टीप्लाई E। E जो होता है एक प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है, Z जो होता है टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जिनको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो ZE से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज आ जाता है। ये एक छोटा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट है। और ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव दुनिया है, उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये मूव करेगा। अब आपको पता है कि इसके दरमियान में जो हम रेडियस लेते हैं R, ये रेडियस हमारा एवरेज रेडियस, अगर हम इसको एवरेज रेडियस लेकर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर भी होगा बीच का फासला R ही रहेगा, तो अब भी हम लोग अपना क्या कहते हैं, कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर कूलम लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। तो इस केस के अंदर मेरा Q1 अगर ये बनेगा, अगर मैं कहता हूं कि मेरा Q1, इसको मैं अगर Q1 बोल दूं, इसको अगर मैं Q2 बोल दूं, तो फिर मैं यहां पे डाल सकता हूं ZE मल्टीप्लाई E डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर ले लूंगा। तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि यहां पे हम लोग
बेसिकली इस इक्वेशन को लगाते हैं जब हम सेंटीपिटल फोर्सेस का जिक्र कर रहे होते हैं। ठीक है, आप उस कैलकुलेशन आपने की होगी, आपको याद है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो डेफिनेटली किसी चीज को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है, जिसे हम कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग लिखते होते हैं एम वी स्क्वेयर बाई आर। दिस इज एन इक्वेशन। ये डिमांड फोर्स है। ये फोर्स कहती है कि जितनी स्पीड आप तेज कर दोगे इस बॉडी की और जितना मैस ज्यादा कर दोगे, जितना तो यानी मैस और स्पीड के साथ सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, और रेडियस अगर बड़ा करोगे तो सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। लेकिन ये फार्मूला ये नहीं बता रहा कि सेंटीपिटल फोर्स आएगी कहां, नहीं बताते इतनी चाहिए। तो सेंटीपिटल फोर्स जो मिली है वो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, जो उन दो के दरमियान एग्जिस्ट करते। अगर एग्जिस्ट न करती तो फिर हम क्यों इस फार्मूले को वहां पे यूज करते। यहां पर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है ना सेम होने की वजह अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू के टाइम जेड ई मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। तो मैं फर्दर आगे कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, जस्ट आई वांट टू गिव यू सम रियलाइजेशन। It's not mean that when the charges are rest are absolutely not going to be changed their position with respect. They could change their position, but relatively they should be at rest. So in this situation we can use. There should come electromagnetic effect. This could be calculated also, but we can calculate. We are interested about how much electric field is there. We can calculate, including some other forces also. ठीक है? तो अगर इनके दरमियान में अगर डिस्टेंस ही कम ज्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर एप्लीकेबल करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर के अंदर जो है आर मौजूद है। उस केस में अगर आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप समझते हैं, तो क्योंकि जब जैसे हम एक चार्ज को मूव करते हैं दूर से अवे तो उसके दरमियान वेरिएशन आती है, फिर हम उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट भी चेंज करते हैं। वहां पर भी हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसी चैप्टर में आगे जाऊंगा तो दोबारा ये फार्मूला हमारे सामने आएगा, फिर मैं आपको कुछ और तरीका बताऊंगा कि कैसे हम आर को वहां पे कंटेन करेंगे। ठीक है, होप सो आपको इससे अंदाजा हो गया कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो ये पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई कि हम जब कूलेंट अप्लाई करेंगे तो दो चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रेस्ट में होने चाहिए, रिलेटिवली रेस्ट में होने चाहिए। ठीक, राइट। अब हम दूसरे पॉइंट पे जिक्र करते हैं। तो इसके मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आए तो आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं। एक मैं ग्रुप भी क्रिएट कर लूंगा व्हाट्सएप का, उसके अंदर भी ऐड होके वहां पर भी मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट आप बोर्ड के ऊपर देख लें, सामने लिखा हुआ है, उसको थोड़ा एलोबरेट करूंगा। ये कंडीशन नंबर 2, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट और स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्जेस। इसमें दो बातें हैं, पॉइंट चार्ज की बात हो रही है और स्फेरिकली सिमेट्रिक की बात हो रही है। ठीक है, पहले अगर आप सोचें कि पॉइंट चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो पॉइंट चार्ज को डिफाइन करने के यहाँ पे दो वेज होंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इसको ब्रीफली डिस्कस किया था, अभी और करता हूं, जरा आप गौर से देखिएगा, उससे बेहतर तरीके से है। ठीक है, दो पॉइंट के दो चार्जर को पॉइंट चार्ज क्यों कहा जाता है, वजह क्या, ये भी हम लोगों ने समझनी है। ठीक है, पॉइंट तो if you know mathematics, you know that if we have a circle, if we are going to reduce the radius of the circle, यानी मेरे पास अगर कोई ऐसी बॉडी है जिस पे चार्ज मौजूद है, ठीक है, और इसका एक रेडियस है, रेडियस आर। अगर रेडियस आर को मैं अप्रोक्सीमेटली 0 कर देता हूं तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट की शक्ल में बन जाएगा। पॉइंट जो होता है हम उसे कहते हैं डायमेंशनलेस, नो मैस नो वेट, समथिंग लाइक दिस, और जिसकी वजह से ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे पॉइंट की शक्ल में लें तो फिर इस पे एक्चुअली मसला क्या है जो समझने वाला है। अगर पॉइंट की शक्ल में दो चार्जेस होते हैं तो फिर उनके दरमियान में ये जो आर है वो फ्लक्चुएट नहीं करता, चेंज नहीं करता। अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं होंगे तो फिर उनके दरमियान में आर प्रॉब्लम करेगा। तो देखिए कुछ और सिचुएशन। तो पहले मैंने बताया कि चार्जेस पॉइंट बहुत छोटे होने चाहिए, यानी कि उनका रेडियस डायमेंशन ना होने के, उनका रेडियस सेंटर में ना होने के बराबर होगा तो पॉइंट चार्ज होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस तरह का मिले, ये है ठीक है। अगर इस तरह की सिचुएशन मिलती है कि बहुत ही हमारे पास स्मॉल मैस है, चार्ज ऐसी जगह पर लोकलाइज है कि जहां पे उसका जो अपना डायमेंशन मैथ के अंदर जैसे हम 0.2D के अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं, उस तरह की सिचुएशन आ रही है तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और तरीका जो है, जिसका दूसरा अंदाज है समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट चार्ज को हम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसका ये वाला पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट चार्ज का, फिर इसके बाद मैं आपको सिमेट्रिकली चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। तो अगर दो चार्जेस बहुत बड़े बड़े, जैसे पूरी दीवार पे चार्ज है, ठीक है, मेरे सामने एक बहुत बड़ा स्फीयर है, इस पे चार्ज है, ठीक है, वो पॉइंट चार्ज तो ऐसे नहीं लगेगा। लेकिन हम एक मैथमेटिकली लॉजिकली एक कंडीशन पे गौर करें तो फिर बन सकता है कि हम उनके दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा दें। तो पहले मैं आपको ये बात थोड़ा डिफाइन करता हूं और फिर आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। यानी दो चार्ज बॉडीज, यानी इस दीवार उस दीवार के दरमियान दोनों पे चार्ज मौजूद है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी दीवार चार्ज से भरी हुई है, वो भी भरी है। लेकिन इसका अपना जो दीवार का डायमेंशन है इसके मुकाबले में, यानी दो चार्ज बॉडी का जो अपना डायमेंशन है, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास ये है, लेट करो ये स्फेरिकल है, ये इसका डायमेंशन है, दूसरी मेरे पास आता है दूसरा स्फेरिकल बॉडी आती है, ये डायमेंशन आ रहा है, ठीक है। तो इसके दरमियान का ये जो फासला है, डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है हर सूरत में इसके अपने डायमेंशन से, बॉडी के डायमेंशन से ज्यादा होने का, बॉडी का रेडियस ले लो, इससे ज्यादा होने करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम इसको भी पॉइंट चार्ज बोलेंगे। देखें थोड़ा सा एक डायग्राम मैं इसको बताता हूं। लेट्स सपोज करें कि मेरे पास ये बोर्ड ले लें कि ये चार्ज है, या मेरे पास जो है ना कोई 2D बॉडी है, यहां पे 2 डायमेंशनल बॉडी पड़ी है, ठीक है। ऐसे ले लेता हूं, इसको थोड़ा इसको कर लेता हूं, ऐसे बना लेता हूं। ये मेरे पास अगर कोई बॉडी यहां मौजूद है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी ये इस तरह चार्ज इस पे मौजूद है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि ये एक बड़ी बॉडी है, तो ये लेट करें कि मेरा Q1 आ गया, इसके करीब ही मैं एक लेता हूं पॉइंट जो Q2 है और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R लेता हूं, ठीक है। आपको पॉइंट समझ आ गया, R डिस्टेंस। लेकिन अब मैं कैलकुलेशन जब ये करूंगा तो मेन कंडीशन ये बनती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी चार्ज है, जैसे यहां से फासला R1 आ गया, ये वाला फासला R2 आ गया, ये वाले फासले कुछ और आ गए, ये अगर सारे के सारे फासले मुख्तलिफ आ रहे हैं तो फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा कि इन सारे चार्ज का इफेक्ट जो है ना इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है। क्योंकि आपने देखा इस सिचुएशन के अंदर जो है ये जो R है सेंटर में, ये कांस्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं कूलम्स लॉ अप्लाई करूंगा इस बॉडी के ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by Q2 by R का स्क्वायर, तो मैं कौन सा R लूं, कि मैं R1 लूं, R2, तो इस तरीके से। तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि इनको दूर कर दिया जाए, ये फासला, ये वाला जो फासला है इसके अपने डायमेंशन से अगर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा तो रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। क्यों ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा गौर करें इस डायग्राम पे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये अभी बहुत नजदीक है और इस एंगल को जरा गौर करें। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं इसको दूर करता हूं, यहां से 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर दूर लेके जाता हूं, तो आप देखिएगा कि जितनी लाइनें हैं ये वाली जो मुख्तलिफ आ रही है वो पैरेलल होना शुरू हो जाएंगी। फिजिक्स के अंदर मतलब फार फील्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, यानी वो लाइनें फिर ऐसे होंगी। अब देखिए इसमें कि अगर मैं इसको सपोज करें कि पॉइंट को मैं अगर दूर लेके जाता हूं इस तरीके से, तो फिर इनके दरमियान में जो ये एंगल है बहुत नैरो होता जाता है और ये करीब, यानी इनकी ये जो डाइवर्जेंस है, इन पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो इनकी डाइवर्जेंस जो है, जो खुलाव है इनके दरमियान एंगल है, वो ऐसे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम कहते हैं कि अगर दो चार्ज बॉडी जो है वो अगर उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो उनके अपने डायमेंशन से ज्यादा हो तो वो भी पॉइंट चार्ज के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं।
आपको ये पॉइंट समझ आ गया, कंसीडर किए जा सकती है। ये थी हमारे पास एक सेकंड सिचुएशन जो बताना चाहता था कि हम पॉइंट चार्ज को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं। एक तो खुद ही पॉइंट चार्ज था पहले, फिर चार्ज बहुत बड़े बड़े थे। ये बॉडी मेरे पास स्फीयर भी हो सकती है, ये बॉडी मेरे पास रेक्टेंगुलर रिंग की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हो सकती है, लेकिन कंडीशन यही बनती है कि बीच का जो फासला है, अब हम इसको लेंगे आर फासला, तो बाकी जितने फासले हैं और दूर करूंगा तो ये लाइन आपस में पैरेलल होना शुरू हो जाएंगी, और जिसके बाद हमें कांस्टेंट डिस्टेंस हर पॉइंट से मिलना शुरू हो जाएगा और हम इसके ऊपर कूलम लॉ अप्लाई कर सकते हैं। राइट, आई होप सो आपको ये बात अंडरस्टैंड है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और अगली बात बताता हूं आपको, जिसमें बताना चाहता हूं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हमारे पास मटेरियल्स कंडक्टर भी होते हैं, मटेरियल इंसुलेटर भी होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे मेरे हाथ में ये प्लास्टिक की बोतल है। अब ये प्लास्टिक की बोतल जो मेरे पास है ये एक इंसुलेटर बॉडी है। इससे अगर मैं चार्ज करूंगा, यानी अभी ये न्यूट्रल है, यहां से अगर एक एटम में से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो यहां पे एक पॉजिटिव बनेगा। ये पॉजिटिव मूव नहीं कर सकता क्योंकि इंसुलेटर मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर चार्ज जो होते हैं, अंदर मोबिलिटी नहीं होती क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर मैं यहां से सब जगह से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं एटम्स के अंदर से, तो उन एटम के ऊपर पॉजिटिव फिक्स रहते एक जगह पे। ये एक पॉइंट समझना, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये मेरे पास कुछ कंडक्टर मटेरियल होता, अगर कंडक्टर मटेरियल को कंडक्टर तस्वर करें, तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालता तो ये जो पॉजिटिव बने यहां नहीं रुकना था, वो इधर चला जाता, मूव करते, अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता, यहां इसको मिलता, यहां पॉजिटिव बन जाता, तो उसमें फिक्स नहीं रहते। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पहले मैं दो स्फीयर लेता हूं जो कि इंसुलेटर मटेरियल के होंगे, प्लास्टिक के होंगे या ग्लास के होंगे, ऐसे मटेरियल के होंगे जो इंसुलेटर। तो और उसके ऊपर हम लेंगे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये पॉइंट जरा समझने वाला है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक इंसुलेटर मटेरियल का स्फीयर है और ये उसका सेंटर है, तो इसके ऊपर चार्ज जो है यूनिफॉर्मली आप समझ सकते हो कि हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, चार्ज की मिकदार कांस्टेंट है। अगर आप इसको एरियाज में डिवाइड कर दें छोटे छोटे, तो हर एरिया के अंदर आपको चार्ज मिलेंगे। हो सकता है कि सरफेस चार्ज सिमेट्रिकली हो या वॉल्यूम भी हो सकती है, पूरा अंदर भी चार्ज भरा हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं इसको सरफेस के तौर पे ले रहा हूं, तो इस तरीके से इसके ऊपर जो है लेट करो, मैं यहां से ऐसे शो करता हूं, ऐसे आपकी आसानी के लिए कि इसके ऊपर जो है इस वक्त हमारे पास, अगर ये सिमेट्रिकल है तो इनका जो डिस्टेंस है यहां से लेट करें कि इसका डिस्टेंस r बनता है। ठीक है, तो सब जगह से डिस्टेंस इसका यूनिफॉर्म ही होगा, फिर r होगा, इस पे फर्क नहीं आएगा। ठीक है, और इसके साथ यहां पर जो चार्ज इसको मैं Q1 बोल देता हूं, और इसके साथ ही हमारे पास दूसरा लेते हैं अगर स्फीयर, इसके ऊपर भी, और ये स्फीयर जो इंसुलेटर मटेरियल के बने हैं और इनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है, मतलब हर एक पॉइंट से जो है इसका फासला बराबर है, या सेंटर से लाइन खींच लें, इनको फोल्ड करें तो ओवरलैप भी हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसे हम सिमेट्री को समझते हैं कि मैथमेटिकली अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके उसको फोल्ड भी कर लें तो ओवरलैप भी आ जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल तरीके से अगर यहां पर पड़े और दूसरे के अंदर भी सिमेट्रिकल तरीके से चार्ज पड़े हैं इस तरीके से, ठीक है, तो फिर इनके दरमियान में भी अगर फासला हमारे पास ये r है, दोनों सेम है। ठीक है, और फिर इनके दरमियान में फासला जो है इन दोनों का लेट करें कि इनके दरमियान में फासला हमारे पास जो है 8r के बराबर मैं ले लेता हूं। ठीक है, वो तो ज्यादा इनके अपने डायमेंशन से ज्यादा ही लेना इन दोनों के दरमियान, तो ये भी पॉइंट चार्ज के तौर पे हम इसको भी रियलाइज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो कूलम लॉ है जिसमें हम फोर्स निकालना चाहते हैं, F = K टाइम Q1 Q2 डिवाइड बाय 8r का स्क्वायर, तो फिर इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज कंसीडर होगा, एक ही फासला रहेगा क्योंकि फासला लिया जा रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट चार्जेस, यहां से फासला लिया जा रहा है, इसमें और चॉइस नहीं बनती क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है और सारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको पॉइंट चार्ज के तौर पे। लेकिन
अगर ये वाले स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर हुए तो फिर क्या होगा? बेसिकली जब आपको पता है ना पॉजिटिव चार्ज के करीब आता है तो उसमें एक टॉपिक है इंडक्शन का, ठीक है, इंडक्शन होगी। अगर ये दोनों के दोनों इंसुलेटर मटेरियल है तो ये कंटेन करेंगे, इनके चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं करते, अतः क्या इसको किसी और बॉडी से टच न किया जाए तो फिर उस केस के अंदर ये न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ले लेता हूं दोबारा कंडक्टर स्फीयर, अगर मेरे पास ये कंडक्टर स्फीयर ले लूं, लेट्स सपोज करें तो हम समझ रहे हैं कि इनके दरमियान में ये फासला 8r हमने रखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फासला जो है ना फ्लक्चुएट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? अगर ये दोनों कंडक्टिंग है, इनके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज जो है लाजिमी बात है इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये इस तरफ, ये आप समझ लीजिए कि ये आप सिमेट्रिकल नहीं रहे और ये इस तरफ जाकर हो जाएंगे और इनका ये जो पॉइंट है जिससे मैंने इनका सेंटर लिया था, इनका सेंटर भी कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसके नए सेंटर को समझें, अगर हम जाने इसका जो नया सेंटर बन गया जिसका हमें पता नहीं है, तो अगर इसका सेंटर चेंज हो गया और हम ये समझ रहे हैं कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस है तो फिर रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। तो अगर स्फीयर के ऊपर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो फिर उस केस के अंदर भी हम इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद हम वही सिस्टम बनाएंगे कि इसको फार अवे करके और प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहां पर बताया कि चार्जेस मस्ट बी पॉइंट होने चाहिए या स्फीरिकल सिमेट्रिकल चार्जेस होने चाहिए। इस सूरत में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कूलम्स लॉ को। तो ये कूलम लॉ की दो कंडीशन थी जिस पे मैंने ब्रीफली तस्वर आपको थोड़ा समझाया। एक और कंडीशन थोड़ी सी बता देता हूं, ठीक है, उस कंडीशन को जरा समझने की कोशिश करते हैं वो क्या होती है। आइए बोर्ड साफ करता हूं और इसके साथ लेक्चर हम खत्म करेंगे और अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला आपको कूलम लॉ के मतलब बताऊंगा। तीसरी जो कंडीशन है उसका ताल्लुक न्यूक्लियर फोर्स से। तो आइए चलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेट करें कि मेरे पास एक एटम है और इस एटम के अंदर ये सेंटर में न्यूक्लियस है और यहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि अगर हम आगे इंशाअल्लाह ताला मॉडर्न फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो कायनात जो अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाई है इसमें फोर्सेज है, इसमें कुछ बेसिक फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। इसमें जैसा आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पहले जिक्र करूंगा क्यों उसकी अभी जरूरत है, वो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स की वजह से न्यूक्लियस अपनी जगह पर ऐसे मौजूद है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर पार्टिकल लेता हूं तो ये पार्टिकल आपस में बाउंडेड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। पॉइंट आपको समझ आ गया। और आप ये ले लें कि आप इसका डायमेंशन ले लें न्यूक्लियस का, तो आप समझें कि 10⁻⁻15 मीटर ये इसका डायमेंशन है न्यूक्लियस का, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद एटम, पूरे एटम का डायमेंशन एवरेज बात करता हूं, ठीक है, एवरेज सारी बातें हो रही हैं, तो इसका तकरीबन डायमेंशन होता है 10⁻10 मीटर या जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अब मसला ऐसे है कि यहां भी हम एक सेंस में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सोचने के बाद किया जाएगा, ठीक है। अगर हम एक चार्ज है हमारे पास, लेट्स सपोज करें कि ये आप न्यूक्लियस को ले लें, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास न्यूक्लियस Q1 Q2 आ गया, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर है काफी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये चार्ज में करीब लाकर न्यूक्लियस के अंदर ले आता हूं तो डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। वो न्यूक्लियस के अंदर आने का मतलब है कि वो 10⁻15 मीटर के अंदर दाखिल हो गया है। तो अंदर एक शॉर्ट रेंज, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियर के अंदर 10⁻15 रेंज के अंदर अप्लाई होती है, बहुत कम रेंज है। इस रेंज के अंदर अगर कोई और चार्ज आए तो उनके दरमियान क्या सिस्टम होगा, तस्वर में लाए। लेट करें कि ये दो प्रोटॉन है, इन दो प्रोटॉन P1 इनको छोड़े, मैं अभी आपको इसकी तरफ लेके आता हूं कि दो अगर प्रोटॉन है P1 P2 प्रोटॉन, इनके दरमियान में मैं अगर न्यूक्लियस के अंदर रख के
कैलकुलेशन कर रहा हूं तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो इनकी रिपल्शन को मालूम करने के लिए अगर इस प्रोटॉन को मैं Q1 बोल दूं, इसको Q2 बोल दूं और इसके ऊपर मैं कूलम अप्लाई कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तो डेफिनेटली इनके दरमियान फोर्स जो नॉर्मली निकलेगी। लेकिन आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये एक और फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो उनको बहुत ज्यादा पकड़ के रखती है, उसके मुकाबले में न्यूक्लियर जो हमारी कूलम फोर्स निकली ना होने के बराबर। इसलिए हमें प्रिडिक्शन नहीं होगी कि कितनी फोर्स आ रही है, क्योंकि डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। इसलिए दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस जो है ये आर जो है इसको ग्रेटर देन, ये कुछ लोग इस पे कंसंट्रेट करते हैं, कुछ नहीं करते। जो पॉइंट मेरे दिमाग में समझ आ रहा था तो मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारे इससे एग्री हो जाए, लेकिन ये फैक्ट एक में है कि फासला जो है दो चार्ज के दरमियान 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर 10⁻⁻15 मीटर से के बराबर ये कम हो जाएगा तो फिर वो विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगा, और जहां पर वो फोर्स डोमिनेट करना शुरू करेगी तो हमें रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज about to understand the condition to apply the Coulomb's law. Three conditions I talked to you. Two are very important, must have to be concentrated on them. First, I told you something about charge must be at rest. Okay, and secondly, I told you about charges must be point or spherical, symmetrical charge distribute. At the end, I talk about some strong forces which are going to be exist inside the nucleus. So, in the range of 10⁻⁻15 meter. So, the distance among the two charges must be greater than 10⁻⁻15 meter to get good result. Thank you very much.